गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो कल यूएस बाजारों में थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली, दबाव में रहे बाजार। एशियाई बाजार भी मिक्स्ड है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव में टेरिटरी में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। आज बाजार की दिशा कहाँ की तरफ जा सकती है और आपको छोटी अवधि में और लंबी अवधि में क्या करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर विनीत बोलेंजकर है, हेड ऑफ रिसर्च वेंचुरा सिक्योरिटीज के, और ब्रिजेश सिंह है, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट ऑपुलेंट इन्वेस्टर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे। और विवेक मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आज के बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। विवेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए कल जिस तरह से इंडियन मार्केट में मूव देखने को मिला, दैट वाज ड्रिवन बाय बैंक निफ्टी एंड आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स ने तो कल स्पेशली कमाल किया, 4% से 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन कल यूएस मार्केट थोड़ा सा मिक्स रहा। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद वहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली ऊपरी स्तरों से। उसका कारण है कि जो एप्पल को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने अपनी स्पेंडिंग और हायरिंग को धीमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर टेक शेयरों में कुछ गिरावट देखने को मिली। हालांकि गोल्डमैन सैक्स के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, बैंकिंग शेयरों को कुछ उम्मीद थी वहां पर ऊपर जाने की, लेकिन ये मूवमेंट हम पहले ही सत्र में देख चुके हैं, तो थोड़ा सा डिस्काउंटेड था। गोल्डमैन सैक्स का शेयर ऊपर रहा, लेकिन बाकी शेयर नीचे आने लगे। साथ ही अगर देखें तो यूरोप में इस बार गर्मी और सूखे की वजह से थोड़ी स्थिति नाजुक होती जा रही है। वहां पर अगेन फूड क्राइसिस को लेकर और थोड़ी चिंता गहराने लगी है। क्रूड ऑयल की कीमतों में कल 4% का उछाल देखने को मिला। हालांकि मॉर्निंग सेशन में अभी 1% से ज्यादा नीचे है, लेकिन अगर हम ब्रेंट क्रूड देखें तो $105 और WTI क्रूड करीब $99 पर आ चुका है। साथ ही एक अच्छी खबर जो कि रिलायंस के लिए होगी या राहत देने वाली हो सकती है, वो ये है कि अदानी ने 5G स्पेक्ट्रम में जो अपनी एक बोली के लिए जो अमाउंट भरा है वो केवल 100 करोड़ भरा है, जबकि रिलायंस ने करीब 14,000 करोड़ भरा है। इसका मतलब है कि जो एक टोटल कैलकुलेशन आ रही है कि अदानी केवल 900 करोड़ रुपए की ही बोली लगाएगा, 700 से 900 करोड़ रुपए की। दैट मींस कि वो अपने इंटरनल यूज के लिए ही टेलीकॉम बिजनेस में जा रहे हैं, जो कि मार्केट में थोड़ा सा कंसर्न आ गया था इस पूरी खबर के बाद। साथ ही अगर देखें तो इंडसइंड बैंक करीब 20,000 करोड़ रुपए फंड जुटाने की योजना बना रहा है, सो दैट विल बी ए ह्यूज फंड रेजिंग। साथ ही अंबुजा सीमेंट्स और एचयूएल के भी आज नतीजे होंगे, तो इन पर नजर रहेगी। एफआईडीआई डेटा पे देखें तो काफी दिन बाद हमने देखा कि सारी ही डेटा पॉजिटिव हैं। एफआईज ने कैश में खरीदारी की है 156 करोड़ रुपए की, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डीआईज ने 844 करोड़ की बाइंग की है। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में करीब 1400 करोड़ की बाइंग की है, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में केवल 118 करोड़ की बाइंग की है। चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। विनीत के पास चलते हैं। विनीत, आप मार्केट्स को यहाँ कैसा देखते हैं, क्योंकि अब एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है मार्केट में, और जो काफी खराब सेक्टर्स रहे हैं जैसे आईटी और मेटल्स, वहां पे भी एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि जो मूव हम बाजार में इस समय देख रहे हैं ये सस्टेनेबल है? विनीत सर, आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर दीजिए माइक प्लीज। यस। बेसिकली मेरे हिसाब से हम लोग एक काफी डिसाइसिव स्पेस पे खड़े हैं, क्योंकि रिसेंटली जो बाइडेन की गल्फ ट्रिप हुई थी काफी इनकंक्लूसिव थी, एंड वी कैन से दैट इट हैज नाउ इमर्ज एज अ फेलियर। दे हैव नॉट बीन एबल टू रैचेट अप सपोर्ट दैट वो लोग प्राइस कैप इम्प्लीमेंट कर पाए। दूसरी चीज क्या है कि रशिया हैज बीन वेरी एक्टिव विद इट्स मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी एंड रिकॉग्नाइजिंग द रीजनल पावर्स, मेनली टर्की एंड ईरान, and has been able to draw them towards themselves. And ये जो सूखा और जो rivers drying up in southern Europe जो हो रही है, these are all very disconcerting factors. And ऊपर से from August we will be going into the peak month when the energy demand in Europe will start skyrocketing. Right. तो उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफी अनसर्टन है। दूसरी चीज क्या है कि अगर प्राइस कैप इम्प्लीमेंट भी करते हैं the West, what will happen is that Russia's spare capacity can cut down capacity by 3 to 5 million barrels, and they can also control the flow of Kazakh oil into the Western economy, because Kazakh uses its oil pipeline. It's a landlocked country. So keeping all these things in mind, I don't expect the oil pricing जो हमने गिरावट देखी थी वो भी काफी रिवर्स हो चुकी है। और यहाँ से मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे, पर यहाँ पे एलिवेटेड रह सकते हैं।
And now if you see India's oil consumption, we are at 88% of our total imports. अपने domestic, if you step back 20 years ago, अपना 75% oil import bill होता था. अभी हम लोग 88% पे गए हैं. And अपनी जितने भी oil wells का data है, it is not encouraging. काफी mature हो चुके हैं इंडिया के जैसे. So we are at risk of we are at a kind of a plateau in terms of consumption. So what I believe is that at 18 times multiple on the market, on the Nifty, we are richly priced, considering that the long-term average is about 14 to 15 times 1 year forward. Okay. If you see the mid-cap, thoda expensive hai, whereas the small-cap index, it is quite in sync with the way data should be. So, ये जो मार्केट में एक रिसेंटली एक चर्न हुआ था इन फेवर ऑफ मिड कैप स्टॉक्स, आई डोंट सी दैट कंटिन्यूइंग फर्दर बिकॉज द ऑयल प्राइसेस हैव रिबाउंडेड. अनलेस एंड अंटिल ऑयल प्राइस अगेन कंफर्म दैट दे विल गो बिलो $100 कन्विंसिंगली, वी कैनॉट से दैट द रिस्क इज वी आर आउट ऑफ द वुड्स. सो कीपिंग ऑल दीज पर्सपेक्टिव इन माइंड, आई विल बी अ लिटिल सर्कमस्पेक्ट. दूसरा, अगर आप हम अपने ऑटो सेक्टर को देखेंगे, विच इज द बेल वेदर ऑफ इट्स अ बैरोमीटर ऑफ हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग. टू व्हीलर सेल्स आर नॉट मच इन सिंक, दे आर नॉट ग्रोइंग. Exports are growing, and because of which we are seeing Bajaj Auto doing well. So this is the overall scenario, और मेरे को लगता है कि मार्केट में circumspect रहना चाहिए. Last time also when the index last week when the index had gone to 16,200 on Nifty, we had seen a sharp pullback to 15,800 levels. Right. And today also, yesterday also, we have seen us closing very convincingly above 16,200. So I expect that if you are able to close above 16,200 convincingly and rally for one more day, then the momentum may continue. Otherwise, हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए ये लेवल्स पे. और आप जो रिजल्ट देखेंगे सीमेंट के, हाइडेलबर्ग की जो 30% कट आई है एबिटा पर टन, आज अंबुजा अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स. लीवर ने बहुत ही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की बात की थी, आउटलुक की वजह, तो दे विल आल्सो बी अंडर द स्क्रूटिनी टुडे. ब्रिजेश, आप क्या मानते हैं? टेक्निकली निफ्टी हैज बीन होल्डिंग वेल अबाउट 16,200. आपको लगता है कि आज मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वहां पे व्हाट इज द टिपिकल रेजिस्टेंस दैट यू आर लुकिंग फॉर निफ्टी? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. गीतू जी, अगर हम निफ्टी को देखें तो एक सबसे बड़ी इसकी पॉजिटिविटी जो है वो ये है कि 15,200 का जो लो बना था, वहां से जो उसने रैली पकड़ी वो 15,870 15,900 का एक दायरा का एक रेजिस्टेंस था. अब उसको वो ब्रेक कर चुका है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है. तो 15,800 को हम इस समय मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको एक सपोर्ट मान के चलेंगे कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. साइकोलॉजिकल मार्क नो डाउट 16,000 अपना रोल प्ले कर रहा है. दूसरा, अगर आप ऊपर की तरफ देखें 16,200 16,400 या 500, वो एक दायरा है रेजिस्टेंस की तरह. तो मेरा ऐसा मत है कि नो डाउट कल के सत्र में, अगर आपने नोटिस भी किया होगा, सुबह के सत्र में लगभग 9:17 की जो कैंडल स्टिक्स थी फ्यूचर की, वो लगभग 16,500 का एक लेवल दिखा रही थी. वहां पर बाद में बिकवाली है. जनरली गैप अप ओपनिंग के संग में ऐसे कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन का तो मतलब ये होता है टेक्निकली कि वहां से गिरावट आनी चाहिए, बट पूरे सत्र के दौरान ऐसी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली. 16,200 के ऊपर हम बने रहे, और जैसे जैसे दिन की तरफ हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे हम इंचेस ऊपर की तरफ ही रहा. 16,200, फिर 16,240, फिर 70 के ऊपर रहा. तो ये एक दर्शाता है कि पॉजिटिविटी है मार्केट में अभी भी. जो भी नेगेटिव फैक्टर हैं उसको हम कंट्रोल करके चल रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि आज नो डाउट कि यूएस मार्केट की जो क्लोजिंग है नेगेटिविटी, तो हमारी भी ओपनिंग नेगेटिविटी होगी, बट हम 16,000 को पकड़ के चलेंगे. 16,000 16,070 का दायरा है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. और ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर मैं बोलूं तो 16,400 से लेके 16,500 का दायरा रहेगा, वो रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करेगा. तो मोटा मोटा शॉर्ट टर्म के लिहाज से रेंज आप पकड़ के चलिए 15,800 से लेके 16,400 या 16,500. और जो अदर फैक्टर हैं, जैसे गोल्ड है, वो भी नीचे आ चुका है. क्रूड जो $120 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो आज लगभग $105-100 के आसपास ट्रेड कर रहा है. ओनली इन द नेगेटिव फैक्टर विच इज इंचिंग और विच इज
इचिंग द मार्केट इज द डॉलर इंडेक्स। अभी भी वो जैसे जैसे लास्ट टाइम भी हमारी जब बात हुई थी 94 से 100 के बाद में 104 5 और आज 107 and 8 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है, वो एक नेगेटिव फैक्टर है कि जो मार्केट जो हमारे इमर्जिंग मार्केट है उनको इफेक्ट कर रहा है। वो अगर हम कंट्रोल कर, अगर वो उसमें वहां पर थोड़ी बहुत गिरावट आती है और वो एक फिर दोबारा 104 105 डॉलर के आसपास आता है, तो इंडियन निफ्टी वुड बी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 16,600 और इवन 16,800 ऑल्सो। बट राइट नाउ वो 7-8 के ऊपर है, तो हम इमीडिएटली 16,400 से 16,500 का रेजिस्टेंस मान के चलते कि यहाँ पर टच करके उसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। विनीत सर, ये जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं बहुत वॉलेटाइल हो चुकी हैं। बाइडेन का जो आप ट्रिप की भी बात कर रहे थे, एग्जैक्टली यही हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसको एज एन फेलियर ही लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई भी, सऊदी ने कोई संकेत नहीं दिए कि वो क्रूड सप्लाई को बढ़ाएं। हाउ डू यू सी द एंटायर क्रूड ऑयल थिंग इन फ्यूचर, इन शॉर्ट टर्म? और दूसरा कि इसका रिलायंस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यार रिलायंस पर एक थोड़ा सा राहत देने वाली खबर ये भी है कि जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है अदानी ने केवल 100 करोड़ का किया है। इसका मतलब है कि करीब 700 से 900 करोड़ रुपए से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं टेलीकॉम स्पेक्ट्रम बोली में, ऐसा माना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वो पैन इंडिया लाइसेंस के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो इट विल बी ए बिग रिलीफ फॉर रिलायंस। सो हाउ डू यू सी रिलायंस एज वेल एज क्रूड? तो जैसे मैंने अर्लियर मेरे एक्सप्लेनेशन में बताया था कि क्रूड के प्राइसेस फर्म ही रहने चाहिए, और जब तक हम $100 के नीचे नहीं जाते कन्विंसिंगली, वी कैन नॉट से दैट वी आर आउट ऑफ द वुड्स। एक ये चीज। दूसरी चीज, अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के लिए सेंटिमेंटली prices going up positive है, but the windfall gains tax is now going to limit their earnings, so the best of the rally is over as far as Reliance is concerned. दूसरी चीज जहां पे अडानी की जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है इनटू द स्पेक्ट्रम, उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया है कि वो उनके इंटरनल यूसेज एंड पीसमील पर्पसेस के लिए है, बट दैट डज नॉट मीन दैट अडानी विल नॉट एंटर द market. Yeah. So I believe that an opportunity rests with the Adani to have a backdoor entry through into the Idea Vodafone deal. Of course, it is just speculation, but वहां पे अगर आप डॉट की आप स्टेक देखेंगे तो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर की का निवेश है, उनके कोई बोर्ड मेंबर्स नहीं है उनके बोर्ड पे, तो क्लियरली वो दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ entry into the 5G spectrum. So, but that is too much of a futuristic kind of estimate, और हमें इसके ऊपर speculate करना at this point in time ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से. So we will go with the status quo, and we believe that Reliance को comfort आएगा इस चीज से कि Adani is not entering into the sector, and competition restricted हो जाएगी और भारती के लिए भी बेहतर है. So भारती में also start moving up now. सर, इसके रिजल्ट्स भी हैं रिलायंस के 22 तारीख को, तो कुछ एक शॉर्ट टर्म बाउंस, क्योंकि इतना फॉल हो चुका है विंडफॉल टैक्स की वजह से। सो एज आई सेड, बेस्ट ऑफ द रैली हो चुका है, एंड अगर आप रिलायंस की रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस आप जब भी देखोगे आफ्टर रिजल्ट्स, रिलायंस कभी परफॉर्म ही नहीं करता। तो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इट वुड बी गुड टू बुक प्रॉफिट्स, और हैव टाइट स्टॉप लॉसेस इन प्लेस सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स व्हिच आर देयर। सर, रिलायंस भी, जैसा सर ने बताया कि रिलायंस परफॉर्म नहीं करता है, इनफैक्ट रिलायंस के जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं करते। इफ यू लुक एट TV18, नेटवर्क 18, डेन नेटवर्क, हैथवे, आलोक इंडस्ट्रीज, इन सभी के रिजल्ट्स आज या तो आने वाले हैं या आ चुके हैं। हैथवे, GTPL, डेन, आलोक इंडस्ट्री, इन तीनों ने रिजल्ट्स अपने दे दिए हैं। तीनों के रिजल्ट्स वीक साइड पर रहे। TV18, नेटवर्क 18 के आज आने वाले हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स आने से पहले काउंटर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी बाइंग आ रही है। हाउ डू यू सी द एंटायर रिलायंस पैक अपार्ट फ्रॉम द रिलायंस? विवेक जी, अगर TV18 की अगर स्पेशली बात करूं तो ऑलरेडी उसकी न्यूज अप्रैल में डिस्क्लोज हो गई थी, जब वो 70 या 75 रुपए के आसपास था, एंड आफ्टर दैट उसमें एक डाउनफॉल ही है।
नो डाउट फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैट 37 रुपया 36 रुपये के आसपास में नीचे सपोर्ट है, ऊपर में 44-45 के आसपास में उसका रेजिस्टेंस है। मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ इसको कि जब तक 46 रुपये के ऊपर तब तक ये नहीं चलेगा, तब तक TV18 में कोई एक्टिविटी मुझे दिखती नहीं है फॉर अ शॉर्ट टर्म और इवन फॉर द मीडियम टर्म। 6 मंथ होराइजन का भी अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे उसमें कुछ ऐसे चार्ट में कोई स्पेशल नहीं दिख रहा है कि जिससे बोल सके कि आप ये ले लीजिए और ये आउट परफॉर्म करेगा। तो 46 रुपये के ऊपर चला देन वी कैन सी स्टॉक जंपिंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 64। अदरवाइज ये नीचे में 36-37 रुपये का सपोर्ट लेगा और ऊपर में 44-45 का रेजिस्टेंस लेगा, ये इसी में ही ट्रेड ऑन करेगा। रही बात आपकी GTPL हैथवे की, उसमें भी ट्रेंड नेगेटिव ही है और जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन यही दर्शाता है कि 160 के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करेगा इसमें भी गिरावट बनी रहेगी। और नीचे में अगर हम इमीडिएट सपोर्ट अगर देखें तो 136 या 37 के आसपास का आ रहा है, अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर ये 120 रुपये के आसपास में ट्रेड करेगा। रही बात रिलायंस की, तो मैं यही कहूँगा चार्ट पे अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं तो अभी भी हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन नो डाउट जो विनीत जी ने कहा मैं उसमें सहमत हूँ कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चले अगर आप ट्रेडर हैं और वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। तो 2370 का उसका सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आप देखेंगे कि ये नीचे में ड्रिफ्ट होकर 2150 2170 तक जा सकता है, वहां से 200 रुपये तक की गिरावट नीचे में दिखती है। तो 2370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो आप इमीडिएट बेसिस में आप मान के चले कि 2485 2500 का है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है इसका वो 2600 का है। तो अगर मोमेंटम पकड़ना है रिलायंस को तो 2600 के ऊपर ट्रेड करना है। अगर 2600 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलिए कि इसमें पोटेंशियल है दोबारा 52 वीक टॉप बनाने का नया। तो आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2600 का रहेगा। अदरवाइज आप मान के चलिए ट्रेंड तो वीक है, ट्रेड कर रहे हैं तो 2370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके जरूर करें। विनीत सर, अदानी एंटरप्राइजेस पे आप काफी बुलिश है और आपने जो अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसमें आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म टारगेट जो है इसका करीबन 26% के ऊपर के लेवल्स आप इस काउंटर में देखते हैं आते हुए आने वाले समय में। 3 things that you find positive for Adani Enterprises. So, if you just today look outside the, if you read the news, you will see that climate change has become horrendous. We are having इतनी सारी disruptions हो गए, तो ये केवल फॉसिल फ्यूल्स यूसेज के कारण है जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं। कार्बन एमिशंस को अगर हमने जल्द से जल्द रोका नहीं तो इरिवर्सिबल हो जाएगा इफेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्लड्स एंड टॉरेंशियल रेन्स एक्सेट्रा। तो एक मूव टुवर्ड्स नॉन कार्बन फ्यूल्स की अहमियत बहुत बड़ी है। अडानी ने जो 50 बिलियन का निवेश का जो बात किया है इंडिया में, इट इज टाइमली एंड अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और जो उन्होंने यहाँ पे जो हमने जाके वहां पे उनके मुंद्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट का प्लान देखा है, इट इज अहेड ऑफ टाइम, इट इज रेवोल्यूशनरी and it is going to be game changing not only for India but for the world, and I believe that Adani will use this to expand beyond India. So he has the first mover advantage, and India's by 2031 we want to have 11 million ton of hydrogen production. Usme Adani will have 2.5, so he'll be between 25 to 30%. Okay. And it is a move to decarbonize the industrial part of the energy consumption from fossil. तो हमें लगता है कि और उनकी जो एंटायर इकोसिस्टम है उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सब किया है। So not only are they going to use renewable energy, but the equipment required for renewable energy like solar cells, wind turbines, वो सब in-house produce कर रहे हैं। And Total के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है will give them ready access to global markets like Europe, which does not have adequate land mass to support solar installations. So I believe that the company in this foray is going to do well. If you come to the other businesses, coal prices तो काफी strong है, $100 की थी आज 400 है, और उनकी एक नई कार्माइकल माइन 15 मिलियन टन कैपेसिटी की ऑन प्रोडक्शन आ गई है।
तो वी आर गोइंग टू सी हेल्दी कैश प्रॉफिट्स कम इन, और ये कैश प्रॉफिट्स दे आर गोइंग टू प्लाउ इनटू देयर न्यू बिजनेसेस। एंड अगर आप अडानी की जो देखेंगे, जो बेबीज लिस्ट हुए हैं, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, या आप ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे, दे हैव बीन वेरी रिवॉर्डिंग फॉर शेयर होल्डर्स। अडानी की बेसिक स्किल है कि दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वेरी एग्रेसिवली, टाइमली एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट। तो उनकी कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेंथ्स आर actually always questioned by the market, but they have always delivered. So we are quite bullish. Airports है, data centers है, defense है, ये चार पांच verticals है जो are going to be the future drivers of and darlings of the market. So we believe that Adani is very well positioned to benefit from. So ब्रजेश, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, जो हमने काफी अच्छा मोमेंटम हम देख चुके हैं, अडानी ट्रांसमिशन में बाइंग इंटरेस्ट आजकल देखने को मिल रहा है। सो एनी ऑफ द चार्ट्स दैट यू लाइक इन अडानी ग्रुप? सी नो डाउट अदानी और रिलायंस के शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैं। खासकर अगर आप अदानी एंटरप्राइज की अगर आप चार्ट की बात करें तो इट इज अ सेकुलर बुल रन। No doubt, some people are liking, some people are not liking, but we should always respect the chart what is been shown to us. मेरा ऐसा मानना है कि इस समय 2400 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर किसी का व्यू एक साल का है तो लगभग आप 2000 या 2070 का सपोर्ट पकड़ के या उसका स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं मौजूदा स्तर पे, या कोई भी गिरावट आती है 2350 तक भी आती तब भी आप बाई कर सकते हैं। 2070 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो इमीडिएट टारगेट जो निकल रहा है 6 महीने के लिहाज से वो लगभग आपका 2750 से 2800 का आ रहा है, और अगर एक साल प्लस का व्यू लेके चलूं तो उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 3200 का आ रहा है। अदानी ग्रीन की बात करूं तो अदानी ग्रीन में अगर आप चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट को, लगभग 3000 से जो गिरावट आई उसके बाद में उसने एक बेस फॉर्मेशन बनाया 1600 रुपये का, वहाँ से एक पुल बैक लिया है और इस समय वो लगभग 2090 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ओनली फॉर ट्रेडिंग बैट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी का व्यू एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक का है तो आप अजम्पशन करके चलें कि 1920-1940 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका स्टॉप लॉस लगा के चलें। और थोड़ी गिरावट और आती है इसमें, लगभग 2050 के आसपास में मिलता है तो बाइंग करें, और जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो आपके 2325 से 2350 के रहेंगे। तो ये अगर आप ओवरऑल समूह में अदानी में जाएं तो मैं कहूँगा अदानी एंटरप्राइज ही है जो जिसका जो चार्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है एज कम्पेयर टू अदर अदानी स्टॉक्स आर बीन कंसर्न। विनीत सर, आपने सीमेंट पर भी बात की थी कि आज अंबुजा सीमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, एसीसी के रिजल्ट्स खराब आए, हिडलबर्ग के रिजल्ट्स थोड़े वीक साइड पर आए थे, लेकिन इनकी सेल में ज्यादा गिरावट नहीं थी। इनका जो प्रॉब्लम था वो था एबिटा मार्जिन्स, और इसमें अगर फ्यूल कॉस्ट देखे तो सबसे ज्यादा इनको डेंट पहुंचा रहा था। आज अंबुजा के रिजल्ट्स हैं, अंबुजा में भी यही है कि एबिटा उनका नेगेटिव देखने को मिल सकता है 30 से 40%, जैसा कि हमने एसीसी में भी देखा, लेकिन उनको एसीसी से एक वन टाइम स्पेशल डिविडेंड मिल रहा है जो कि एसीसी ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था, उसकी वजह से उनके नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। हाउ डू यू सी द एंटायर सीमेंट पैक की? अब चूंकि कमोडिटी के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं तो कैन वी सी कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है Q2 में? जैसे मैंने कहा था कि एनर्जी प्राइसेस की जो दौर था सॉफ्टनिंग का वो हमने देख चुके हैं। अभी अगर एज वी आर एंटरिंग द विंटर सीजन, हम लोग का जो प्राइसिंग एनवायरनमेंट है वो अभी यहाँ से स्टेडी होता रहेगा। यहाँ से मुझे संभावना नहीं है कि ज्यादा गिरे अनलेस देयर इज अ रिसेशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो देयर इज अ कैच 22 सिचुएशन इज दैट अगर रिसेशनरी ट्रेंड्स प्ले आउट होते तो कमोडिटी प्राइसेस गिर जाएंगे पर आपका प्राइसिंग पावर भी निकल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 है अगर आपके एनर्जी प्राइसेस रैली होते हैं तो आपको एबिटा पे हिट होएगा। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे लगता है कि हमें सीमेंट सेक्टर पे न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए एंड लुक एट अदर सेक्टर्स वेयर यू कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द ग्रोथ स्टोरी। तो सर रिसेशन ज्यादा अच्छा है या रिसेशन के बिना हम ज्यादा अच्छे हैं? हमेशा रिसेशन के बिना ही हम ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि यू आर एबल टू सस्टेन योर लाइफस्टाइल, यू आर एबल टू सस्टेन प्रॉफिट्स, मे बी नॉट प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रॉफिट्स तो सस्टेन होते हैं। इन्फ्लेशन मतलब आपका
डिमांड आउटलुक्स फिर भी इंटैक्ट है। ब्रिजेश सर, कुछ एक कंपनीज जिनके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, L&T फाइनेंस, इस काउंटर में भी एक अच्छा मूव देखने को मिला, 74 तक जा रहा है, बार बार 70 के पास दोबारा सपोर्ट ले रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो सीएट एक काउंटर ये भी है, इसके कल रिजल्ट्स हैं, इसमें एक वन वे मूव देखने को मिला 900 से 1200 की रेंज तक, और ये ज्यादा बड़ा मूव नहीं, एक वीक में ही देखने को मिला। अब इसके रिजल्ट्स आने वाले, उम्मीदें खराब है। हाउ डू यू सी सीएट एंड L&T फाइनेंस? तो सीएट की अगर मैं बात करता हूं तो 936 से जो उसने रैली पकड़ी 1232 तक की, अगर आप उसमें देखेंगे तो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है वॉल्यूम के संग में प्राइस का बढ़ना, जो कि इंडिकेट करता है इस समय पॉजिटिविटी, ट्रेंड पॉजिटिव है। नो डाउट कि कल के सत्र में अगर हम देखें तो एक बैरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हुआ है, तो वो इस स्टॉक को ड्रिफ्ट करेगा नीचे के लिए। लेकिन अगर किसी का व्यू 3 महीने से 4 महीने का है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप 920 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें, और नीचे में अगर ये आपको लगभग 1100 से 1125 के आसपास में मिलता है, उस दायरे में बाइंग कर लें। 925 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो आपका 1350 1370 के लिए ओपन है। तो सीएट में कॉन्ट्रा कॉल रहेगी कि अगर गिरावट आए तो बाइंग करें, क्योंकि ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू द मार्केट इज बीन कंसर्न। रही बात L&T फाइनेंस की, तो आप L&T फाइनेंस के चार्ट को अगर आप देखेंगे, डेली चार्ट को स्पेशली 67 के आसपास में एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है, और ऊपर में 77 रुपए के आसपास में इसको रेजिस्टेंस आता है। हालांकि ट्रेंड के अगर लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन रेंज में ट्रेड करा तो रेंज का सिंपल फॉर्मेशन है ट्रेड का कि निचले दायरे का जो रेंज आता है वो आप उसके आसपास में बाइंग करें, उसका स्टॉप लॉस लेके, और ऊपर के दायरे में अगर आता है तो आप उसका स्टॉप लॉस लेके आप बेच के निकल जाएं। तो 72 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 70 रुपए पर अगर ये मिलता है तो बाइंग करें, 67 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 75 के आसपास में आता है तो एक बार आप बेच के निकल जाए, क्योंकि 77 का रेजिस्टेंस है। अगर 77 के ऊपर ये चलता है तो हम मान के चलेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, और स्टॉक्स में ऊपर के लिए 90 के लिए ट्रेड करने की गुंजाइश बन गई। अदरवाइज ये अभी भी मेरा मानना है कि इसी दायरे में ये कंसोलिडेट करेगा 67 से 77 के नीचे। विनीत, आज इंश्योरेंस कंपनीज के भी रिजल्ट्स हैं, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर पे आपका ओवरऑल व्यू क्या है, और आपको लगता है कि इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्ले? Definitely, we are under penetrated in terms of insurance, and both the life as well as general insurance is going to do well. General insurance, especially keeping in mind post-COVID, people have become more mature, more anti-risk and ready to pay for the risk. तो इन सारी चीजों से हमें लगता है कि इंश्योरेंस विल रिमेन अ लॉन्ग टर्म प्ले। Also, these private insurance players have gained critical mass, and not only are they gaining market share, but the market itself is growing. So they definitely have a buoyant future ahead. So which is the company that you would be investing in, sir? So right now, I think SBI is showing very strong trends. So SBI Life would be my pick to invest in. ब्रिजेश, कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स है जो आपने आइडेंटिफाई किए हो, चार्ट्स पे आपको अच्छे लग रहे हो, या फिर आप सेलिंग की सलाह दें इन लेवल्स पे? तो जैसे अभी आप इंश्योरेंस की बात करें, मैं उसी में एक बहुत कंक्लूड कर दूंगा कि ICICI अगर आप लोम्बार्ड चार्ट को अगर आप देखेंगे तो 1400 के आसपास से एक गिरावट आई थी, नीचे में लगभग 1100 के आसपास में एक बेस फॉर्मेशन बना के दोबारा उसने उछाल ली है। तो ट्रेंड चार्ट का पॉजिटिव है, एक कप एंड हैंडल्स पैटर्न होता है जो कि बुलिश होता है। तो आप 1200 रुपये का स्टॉप लॉस लेके करंट भाव पे आप बाइंग कर सकते हैं। 1270 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और ऊपर का जो टारगेट है वो लगभग आपका 1400 का निकलता है। ये थोड़ा सा लंबा व्यू है, मतलब 3 महीने से 4 महीने के लिहाज से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठ की अगर आप बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि टाटा मोटर पे ध्यान रखें, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। 450 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 435 का स्टॉप लॉस लेके 480 485 के लिए ट्रेड कर सकती हैं। फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प है,
प्राइवेट सेक्टर बैंक में 97 का उसका एक टफ रेजिस्टेंस था, उसने उसको ब्रेक किया और कल के सत्र में देखा 103 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये आज मार्केट थोड़ा अगर नमी के साथ में खुलता है और ये 101 102 के आसपास में ट्रेड करता है तो उस लेवल पे आप बाइंग करके चलें, 97 का स्टॉप लॉस लेके चलें और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 110 112 के रहेंगे। और अगर उसको क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो 1 से 2 महीने के लिए ऐसे 122 तक के भी टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। और एक और स्टॉक्स इसमें ऐड अप करना चाहूंगा, कल के सत्र में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिला था एनबीसीसी में, लगभग 32 रुपए 35 पैसे के आसपास में बंद हुआ है। तो मौजूदा पे आप बाई कर सकते हैं 31 का स्टॉप लॉस लेके, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 34 रुपीज 50 पैसे। जी विनीत सर, अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखें, एनबीएफसी देखें वर्सेस बैंक्स देखें, बैंक्स में ट्रेजरी लॉसेस, थोड़ा सा ट्रेजरी इनकम कम हो रही है बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड यील्ड। क्या लगता है कि एनबीएफसी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं क्योंकि उनका ज्यादा ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता? इट इज गोइंग टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। हमें बजाज फाइनेंस एनबीएफसीज में अच्छा लगता है। वी बिलीव दैट इट हैज गॉट all the engines in place in terms of growing the book, managing collections and controlling the risk. ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट देखेंगे तो नंबर्स काफी अच्छे थे पर प्रेशर वाज देयर ऑन मार्जिन्स। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड वी बिलीव दैट जनरलाइज नहीं कर सकते कि आपको एनबीएफसीज या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये अच्छा करेंगे। हमें लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस में बैंक्स का भी काफी एक्सपोजर है। सो वी हैव टू सी द प्ले आउट देयर। और इन तीनों सेक्टर्स में मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर अ लो रिस्क एंड अ गुड रिटर्न कैंडिडेट बिकॉज इनके जो एसेट रिकवरीज है दे आर ऑन वे, इनके एनपीएस फुली प्रोवाइडेड फॉर है एंड द डिफरेंशियल बिटवीन services provided by PSU banks and private sector banks अभी nullify हो चुका है because digitization is a commodity. तो हमें लगता है keeping purely valuation and NPA formation into perspective, हमें लगता है कि growth story will re-emerge in PSU banks and इनकी valuations काफी support करती है निवेश करने के लिए। Downside risk कम है और आपको अच्छी खासी growth आ सकती है। Thank you, Vineet sir. Thank you, Rajesh sir, for your time. A pleasure speaking with you as always. Thank you, Vivek, for joining in. आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी. Thank you for watching.